बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का टॉपिक डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस है। डाटा को तरतीब देना और डाटा का तज्जिया करना। डाटा क्या होता है, उसको हम तरतीब कैसे देते हैं, उसको एनालाइज उसका तज्जिया कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथ जो कि एक साइंटिफिक प्रोसेस का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें डाटा का बताना चाहिए डाटा क्या होते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। डाटा को तरतीब देना और डाटा को तज्जिया करना जो है वो एक बहुत अहम स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, dates, values made from observations and experiments। मुशाहदात और तजर्बात से हासिल की गई जो इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है, जो नाम भी हो सकते हैं, तारीख भी हो सकती हैं, वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो हम नाम देते हैं डाटा का। ठीक है, अब डाटा को सबसे पहले हमें तरतीब देना होता है कि डाटा जो हमारे पास रफ फॉर्म के अंदर मौजूद है। जाहिर है जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम बस रैंडमली उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फिर उस सारे डाटा को हम एक ख़ास तरतीब से कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनसे क्या क्या रिजल्ट्स निकले हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन निकली है, उस सारी इंफॉर्मेशन को लेकर हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, एवरेज करते हैं। ठीक है, और कॉमन जो चीज़ें हैं उनको कॉमन करके फिर उनको एक ख़ास तरतीब से अरेंज देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू फार्मूलेट देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस बनाने और उसको परखने के लिए साइंटिस्ट कलेक्ट डाटा, साइंसदान जो है वो डाटा इकट्ठा करते हैं एंड ऑर्गेनाइज डाटा और उसको तरतीब देते हैं। प्रीवियर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट, साइंसदान के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड, कि वो अपने डाटा इकट्ठा करने के जो तरीक़ेकार हैं उसको एक्सप्लेन करे कि उसने डाटा जो भी इकट्ठा किया है क्या उसने रिलाएबल जो काबिल यकीन है वहाँ सोर्सेज से इकट्ठा किया है, या जो डाटा है वो ठीक है या नहीं, या उसने जिन जगहों से या जिन वेबसाइट से जहाँ से भी इंफॉर्मेशन ली है वो रिलाएबल हैं या नहीं है, जो भी उसने डाटा लिया है वो दुरुस्त है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट्स की जो क्वालिटी है, उसकी माहियत जो उसकी बेहतर है, उसको यकीनी बनाती है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इन विच फॉर्मेट्स डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज, डाटा को किन सूरतों में, किन शक्लों में तरतीब दिया जा सकता है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, डाटा को मुख्तलिफ शक्लों में तरतीब दिया जा सकता है। ग्राफिक्स, ग्राफ्स की शक्ल में, टेबल्स, टेबल्स की शक्ल में, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स की एक ख़ास किस्म होती है, फ्लो चार्ट की शक्ल में, मैप्स, नक्शों की शक्ल में, एंड डायग्राम्स और डायग्राम्स की शक्ल के अंदर। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बाद जब हम सारा डाटा तरतीब दे लेते हैं उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस ये वही असल में चीज़ है जिसको हमने पढ़ा था बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री में। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। अब ये डाटा एक्सपेरिमेंटल वर्क से जो हमें हासिल हुआ है, अब ये है बायो का काम, लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए हमें स्टैट्स के, मैथ के रूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मैथ जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही है, तो ये असल में बायो मैथमेटिक्स की कह लें एक एग्जाम्पल भी है। डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो डाटा का तज्जिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, कि हाइपोथेसिस, जिसके हाइपोथेसिस पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, इसको स्टैट्स के मेथड्स के ज़रिए, जो असल में मैथ की ही एक ब्रांच है, उसको जो है हल किए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, अब जो स्टैट्स है उसको इस्तेमाल करना डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डाटा, डाटा की किस्म की बुनियाद पर
एंड द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की दिस माइट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, तो उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स मारियाती तरीकाकार जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेशो, तनासब एंड प्रोपोर्शन, जो इक्वालिटी या बराबरी जो है वो होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेशो। व्हेन अ रिलेशन, जब एक ताल्लुक बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के दरमियान, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ए और बी कोई सी दो वैल्यू हैं, जब हम इनके दरमियान जो ताल्लुक है इज एक्सप्रेस्ड, जाहिर किया जाए इन टर्म ऑफ क्वोशंट, हासिल तकसीम की सूरत में, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर। तो इसको हम एक नंबर की दूसरे नंबर के साथ रेशो कहेंगे, यानी ए रेशो बी, ए की बी के साथ रेशो या बी की ए के साथ रेशो। अब इसको हम जाहिर कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। रेशो में भी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन, तो इसको हम डिवीजन की अलामत, हासिल तकसीम की अलामत लगाकर भी जाहिर कर सकते हैं, और कॉलन और यानी डबल डोर से जिसको कॉलन कहते हैं वो भी हम लगाकर जाहिर कर सकते हैं। मिसाल है द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3। तो 50 मलेरिया के मरीज़ और 150 नॉर्मल सेहतमंद लोगों में जो रेशो है वो 1:3, एक तनासुब 3 है। प्रोपोर्शन क्या होता है? Proportions mean to join two equal ratios by the sign of equality। प्रोपोर्शन का मतलब है कि दो रेशोस को जब हम बराबरी की अलामत से जोड़ दें तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे ए रेशो बी ये एक रेशो है, सी रेशो डी ये दूसरी रेशो है। तो इन दोनों रेशो को अगर हम ये इक्वलिटी के साइन से जोड़ दें तो ये प्रोपोर्शन कहलाएगी। इसको हम जो है वो इक्वलिटी के साइन से भी जाहिर करते हैं, और इसको हम डबल कॉलन यानी 4 डॉट्स से भी जाहिर करते हैं। व्हेन 3 वैल्यूज इन अ प्रोपोर्शन आर नोन, जब किसी प्रोपोर्शन में हमें 3 वैल्यूज मालूम हों, द फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड, तो चौथी वैल्यू जो है, चौथी मिकदार मालूम की जा सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखते हैं, a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allow infected mosquitoes to bite healthy and 100 healthy sparrows। अब अगर बायोलॉजिस्ट ने ये देखना हो कि अगर वो 100 चिड़ियों को कटवाए तो उनमें से कितनी चिड़ियों को जो है वो मलेरिया होगा। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स, जबकि पिछले एक्सपेरिमेंट में ही नोटेड दैट, उसने देखा व्हेन ही अलाउड मॉस्किटोज टू बाइट 20 स्पैरोज, जब उसने 20 चिड़ियों को जो है वो मच्छर से कटवाया, 14 आउट ऑफ देम गॉट मलेरिया, उनमें से 14 को मलेरिया हो गया। अब नॉर्मली ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब जब हम छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी जाहिर है 20 चिड़ियों को जब उसने कटवाया तो उसमें से 14 को मलेरिया हो गया। अब जब वही एक्सपेरिमेंट वो बड़े पैमाने पे करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब जाहिर है 100 हेल्दी जो स्पैरोज हैं उनको कटवाना ज़्यादा मुश्किल है, 100 चिड़ियों को कटवाना और ये इंश्योर करना, ये यकीनी बनाना कि हर चिड़िया को मच्छर ने काटा है नहीं, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है बनिस्बत 20 स्पैरोज़ के। ठीक है, तो फिर हम जो 20 स्पैरोज़ में से 14 को जो मलेरिया हुआ है उस रेशो को देखते हुए हम यहाँ भी इसमें से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 में से कितनों को मलेरिया होगा। नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन रूल। अब इसमें हम प्रोपोर्शन के असूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट रेशो है 14 आउट ऑफ 20, ठीक है, तो 20 में से 14 को हुआ है। सेकंड रेशो है x आउट ऑफ 100, x से मुराद वैल्यू भी हमने मालूम करनी है, तो 100 में से कितनों को होगा। अब इस रेशो को हम इस तरह लिख लें 14:20, ठीक है, आगे प्रोपोर्शन x:100। तो अब इसको हम इस तरह बटे की अलामत में भी लिख सकते हैं। तो अब जब हमने इसको सोल्व करना होता है मैथ में तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा और 14 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने x मालूम करना है, 20 इधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 20 जब 100 को डिवाइड कर देगा 5 आ जाएगा, 5 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। यानी अगर हम 100 चिड़ियों को कटवाते हैं तो 100 में से जो हमारे पास कह लें कि 70 स्पैरोज हैं उनको मलेरिया होगा, जिस रेशो से 20 चिड़ियों में से 14 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स आर दस अ मीन ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। तो हम बहुत सारी वैल्यूज एवरेज यानी
हमारे पास जब बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं तो हमने एवरेज निकालना होता है, तो हम उनको जमा करके, ठीक है, उनको जमा करके उनकी जो तादाद होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक मीन वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू मालूम हो जाती है। तो स्टैट्स में भी हम डाटा को समराइज़ करके, यानी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है उसका भी मीन कैलकुलेशन निकालते हैं। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत अहम स्टेप होता है, बहुत अहम कह लें कि कदम होता है, क्योंकि इसके ज़रिए हमारे पास जो रॉ इन्फॉर्मेशन है, जो रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम एक तरतीब देकर एक जो है वो इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, ठीक है, विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट, जो रिजल्ट्स को समराइज करने, तरतीब देने और उसको पब्लिश करने में अहम हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बायोथमेटिक्स एंड एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो involves the use of applied mathematics to solve biological problem। ये वही चीज़ है बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री वाली, कि जब हम बायोलॉजिकल मेथड्स में बाज़ का हमें ऐसा होता है कि मैथ के इस रूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी हमने पीछे देखे हैं। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड। बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल जिनमें हम मैथ के नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्ट के हवाले से पूछा जा सकता है कौन कौन सी हैं। जीन फाइंडिंग, जीन की तलाश करना, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन की साख मालूम करना, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस, प्रोटीन और प्रोटीन्स के दरमियान जो तामुलात हैं, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें मैथ अप्लाई करनी पड़ती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल यानी कंप्यूटराइज्ड एंड स्टैटिस्टिकल और शुमारियाती तकनीक्स का इस्तेमाल है फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, यानी बायोलॉजिकल डाटा का तजिया करने के लिए कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल शुमारियाती तकनीक का इस्तेमाल बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है।